ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स में कंपनसेशन प्लानिंग का। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि कंपनसेशन होता क्या है। ठीक है, क्या होता है कंपनसेशन? एम्प्लॉयज जो भी अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, या जो भी काम कर रहे हैं, कोई भी वर्क कर रहे हैं, उसके बदले वो लोग क्या डिजर्व करते हैं? कंपनसेशन को डिजर्व करते हैं। ठीक है, तो जो भी कर्मचारी है, एम्प्लॉयज हैं, वो सब लोग काम के बदले में क्या डिजर्व करते हैं? कंपनसेशन। कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जिनको हम वेजेस पे करते हैं, और कंपनसेशन हम किस फॉर्म में पे करते हैं? वेजेस के फॉर्म में, सैलरीज के फॉर्म में, बेनिफिट्स के फॉर्म में, इंसेंटिव्स के फॉर्म में, और बहुत सारे अदर फॉर्म्स है जिनके थ्रू हम एम्प्लॉयज को अपना कंपनसेशन देते हैं। ठीक है, तो कुछ फाइनेंशियल होते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल होते हैं, जिनको हम मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी भी कहते हैं। ठीक है, कुछ एम्प्लॉयज के लिए चलो सैलरीज तो इम्पोर्टेंट है ही, सैलरीज तो हम दे ही रहे हैं, बट उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, अलाउंस वगैरह होते हैं, वो हम उनको पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो कंपनसेशन प्लानिंग में यही पूरा देखा जाता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर्स हैं, कौन क्या काम कर रहा है, कितने एम्प्लॉयज है, कौन कौन से पोजीशंस पे हैं सब लोग। क्योंकि हम लोग जब भी पेमेंट करते हैं तो किस बेसिस पे करते हैं? पोजीशंस के बेसिस पे करते हैं ना, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है, उनके बेसिस पे ही हम उनको पेमेंट करते हैं। किसका काम टॉप मोस्ट पे है तो उसको हम उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करते हैं। कोई वर्कर के ग्रेड पे है तो हम उनको डेली वेजेस के अकॉर्डिंग पे करते हैं। इसी तरीके से हम सबको पेमेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सबसे पहले कि कंपनसेशन प्लानिंग जो हम पढ़ रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करने के लिए हम क्या करेंगे, सारे ही ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग मोटिव होता है। ठीक है, अलग अलग पॉलिसी होती है कि हम किस तरीके से एम्प्लॉयज को पेमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम अगर इनके ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है एक्वायर क्वालिफाइड पर्सोनल। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जब वो चाहती है कि मेरे यहाँ जो जितने भी एम्प्लॉयज है सब बहुत ही क्वालिफाइड हों, ट्रेंड हों, कॉम्पिटिटिव हो, उसके लिए उनको क्या चाहिए होता है? ऐसे टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हमें वैसी सैलरी पे करनी पड़ती है, हमें वैसे कंपनसेशन पे करने पड़ते हैं। क्योंकि पता है एम्प्लॉय को, अगर मुझे इस कंपनी में अच्छा पेमेंट नहीं मिलेगा तो मैं स्विच ओवर कर लूंगा, है कि नहीं? तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा टैलेंट, अच्छा टैलेंट रहे और आप हम अपॉइंट कर सके ऐसे लोगों को, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है? एक अच्छा सैलरी, अच्छा कंपनसेशन प्लान करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहला अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरा, हम क्या चाहते हैं कि हम उनको रिटेन कर पाए। एक तो अट्रैक्ट करना हुआ, उसके बाद जब हम अट्रैक्ट एक बार कर लेते हैं उसके बाद हमें क्या आवश्यकता होती है कि ऐसे एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें। बनना बहुत जरूरी है, किसी को अपॉइंट कर लेना बहुत आसान होता है, लेकिन वो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टिका रहे वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ऐसे एम्प्लॉयज हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें, इसके लिए हम फिर कंपनसेशन प्लानिंग करते हैं। टाइम टू टाइम उनको बोनस और इंक्रीमेंट, इंसेंटिव्स देते रहते हैं, लेकिन उनका वर्क परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही। ऐसा नहीं कि कोई एम्प्लॉय कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर रहा और हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, जो लोग अपनी सर्विसेज बहुत अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बहुत डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज को अगर हम चाहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में वो लोग बने रहें तो हम उन्हें अच्छा इंक्रीमेंट देने की कोशिश करते हैं, बोनस वगैरह देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव आ जाता है इंश्योर इक्विटी। अच्छा, इक्विटी वर्ड का ही मतलब क्या होता है? जहां पे इक्विटेबल हो, मतलब सब कुछ बराबर का हो। बराबर का ये नहीं कि तुम्हें 10 लाख मिल रहा है तो हम भी 10 लाख देंगे। इक्विटेबल का मतलब ये है, एक होता है इंटरनल इक्विटी, दूसरा होता है एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं जिस ग्रेड पे हूँ या जिस पोजीशन पे हूँ, जैसे एक मैनेजर है, टॉप मैनेजर की पोस्ट पे है। ठीक है, 3-4 मैनेजर्स उसी लेवल पे काम कर रहे हैं, तो जैसी सैलरी बाकियों को मिल रही है हमें भी वैसे ही मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हम भी उसके बराबर का काम कर रहे हैं, वो भी हमारी पोजीशन पे है, तो हमारी सैलरी कैसी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो वो होता है इक्विटी, मतलब हमारा जो को वर्कर है अगर वो सेम काम कर रहा है तो जो सैलरी या जो पेमेंट उनको मिल रही है, हम क्या चाहते हैं? वही सैलरी और वही पेमेंट हमें भी मिले।
ठीक है, अगर हमारा काम सही है, परफॉर्मेंस हम लोग का सेम है, तो हम क्या चाहेंगे, इक्विटी चाहेंगे, बायसनेस नहीं चाहेंगे कि उसको कुछ मिल रहा है और हमें कुछ और मिल रहा है। ठीक है, ऐसा अगर होता है, बायसनेस होती है, तो क्या हमारा डेडिकेशन उस ऑर्गेनाइजेशन में बना रहता है? नहीं बना रहता है। ठीक है, एक होती है एक्सटर्नल इक्विटी। एक्सटर्नल इक्विटी मार्केट में जो रेट चल रहे होते हैं, ठीक है, अब जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम उस ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हम उस पर्सन को मान लो 40,000 पे कर रहे हैं और मार्केट में उसी ग्रेड के एम्प्लॉय को बाहर क्या मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है, तो क्या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में उस एम्प्लॉय को अट्रैक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं? कि बाहर तो उसे 50 मिल रहा है और वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्यों काम करेगा 40 के उस पर रेट पे, बाहर ही हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर मार्केट का रेट के अकॉर्डिंग, कि मार्केट में ऐसे एम्प्लॉय का क्या रेट चल रहा है या ऐसे एम्प्लॉय को हमें उसके वर्क के अकॉर्डिंग क्या पे करना चाहिए, वो हम सारा चीजें देख करके ही अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक थी इंटरनल इक्विटी जो ऑर्गेनाइजेशन के विद इन था, एक था एक्सटर्नल इक्विटी जो हम देख रहे थे ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, मतलब बाकी अदर ऑर्गेनाइजेशंस लोग क्या पेमेंट कर रहे हैं सेम काम का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा रिवॉर्ड डिजायर्ड बिहेवियर। रिवॉर्ड मतलब जब हम कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं काम के अकॉर्डिंग। डिजायर्ड बिहेवियर मतलब बिहेवियर क्या होती है, जो हम वर्क परफॉर्मेंस वहां पे दे रहे हैं। ठीक है, तो जब हमारा वर्क परफॉर्मेंस अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, उसके अकॉर्डिंग भी कुछ लोगों को पेमेंट होता है कि नहीं। जो एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम उसको कैसा पेमेंट करते हैं, अच्छा पेमेंट करते हैं। कई बार हम लोग ने कंपनसेशन या सैलरीज का बेसिस भी पढ़ाया है, कुछ लोगों को काम के अकॉर्डिंग, कुछ लोगों को परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग मिलता है। ठीक है, एक ग्रेड की बात तो अलग हो गई, कुछ लोग सेम ग्रेड पे होते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ जाता है जब परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम एम्प्लॉयज को इवेल्युएट करते हैं, तो जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है हम उस एम्प्लॉय को ज्यादा पेमेंट करते हैं, जिसका परफॉर्मेंस खराब होता है कंपैरेटिव, उसको हम कम पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या था, रिवॉर्ड डिजायर्ड बिहेवियर। क्या उस एम्प्लॉय का ऐसा बिहेवियर है, ऐसा परफॉर्मेंस है कि उसे एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलना चाहिए। ठीक है, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स क्या हो सकते हैं, जब इसको हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बता दें, जैसे इंसेंटिव्स होता है। ठीक है, अलाउंस होते हैं अलग अलग तरीके के, कुछ लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, कुछ लोगों को इंश्योरेंस मिलता है, कुछ लोगों को हाउस अलाउंस मिलता है। ठीक है, बहुत सारी अलग अलग टाइप की चीजें होती हैं जो हम उनको एम्प्लॉयज को किसी न किसी फॉर्म में पेमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंप्लाई विद लीगल रेगुलेशंस। लीगल रेगुलेशंस कई बार गवर्नमेंट का भी इंटरफेरेंस रहता है कि अगर आप ऐसे एम्प्लॉय को अपॉइंट कर रहे हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एटलीस्ट आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, ऐसे एम्प्लॉय को आपको इतना पेमेंट करना होगा। तो उस टाइम पे हमें इस चीज को देखना बहुत जरूरी है कि क्या हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे एम्प्लॉय को इतना पेमेंट कर रहे हैं। अगर आपने उन रेगुलेशंस का पालन नहीं किया तो ऑब्वियसली बात है आपकी कंपनी पे केस भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या देखना पड़ता है, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस अगर कुछ भी हैं तो हमें उनके पालन बहुत जरूरी करना ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग। फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, शुड बी इजिली अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट। ऐसे प्लान्स रखने चाहिए जो हमारे यहाँ की ह्यूमन रिसोर्स है उनको कैलकुलेशन बहुत इजी हो। जैसे मान लो मैंने किसी को अपॉइंट किया और मैंने सैलरी तो एक फिक्स बता दी, उसके बाद मैंने बोला कि आप इतना परफॉर्म करेंगे तो आपको इतना परसेंटेज बनेगा और उसके ऊपर ये परसेंटेज बनेगा। तो होना क्या चाहिए, जो कैलकुलेशन का बेसिस होता है वो बहुत अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें कुछ समझ ही नहीं आया, हम किसी का काम करने जा रहे हैं, उन्होंने सैलरी के बेसिस पे हमको कुछ समझाया कि इतना परसेंटेज ऐसा, इतना ये, उतना वो, क्या चाहते हैं हम लोग, सिंपल लैंग्वेज में क्लियर हो कि हमारी सैलरी क्या है और आगे के लिए हमारा क्या कमीशन बन सकता है। ठीक है, तो जो भी हम सैलरी या कंपनसेशन प्लान करते हैं उसको हमें बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्रेजेंट करना चाहिए। ठीक है, समझ में आया पॉइंट। फिर नेक्स्ट आता है मोटिवेटिंग पर्सोनल।
एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी होता है। और जब हम मोटिवेट करना चाहते हैं पर्सनल्स को ताकि उनका टैलेंट और निखर के आए, फ्यूचर में वो लोग बहुत अच्छे से काम करें, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है। ठीक है, मोटिवेशन के लिए हम उन्हें अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। कई बार बेसिक सैलरी के साथ हम उन्हें जो अभी मैंने डिस्कस किया था कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स या जो लेवल्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, जैसे टॉप लेवल है, फिर मीडियम लेवल है, फिर लोअर लेवल पे है, उसके नीचे क्या होते हैं, वर्कर्स होते हैं। तो सबका ही जो भी मोटिवेशन लेवल होता है वो भी अलग अलग होता है। जैसे टॉप मैनेजर्स क्या चाहते हैं, उनको सैलरी तो ऑलरेडी बहुत अच्छी मिल रही होती है, तो उनको सैलरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उनको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट चाहिए, रिकॉग्निशन की। रिकॉग्निशन मतलब अगर कोई अच्छा काम किया है तो लोग उनको जाने। ठीक है, अप्रेजल की। ठीक है, जैसे कई बार जो एम्प्लॉयर होता है बहुत लोगों के सामने अगर किसी की तारीफ कर दे या उनका नाम किसी बड़े बोर्ड पे चिपका दे तो उनको वो अप्रेजल चाहिए उनके काम के लिए, उनको सैलरी से कोई मोह नहीं है। यही अगर हम सबसे बॉटम लेवल की बात करें, जैसे वर्कर्स होते हैं, तो वर्कर्स को अप्रेजल के फॉर्म में क्या चाहिए, उनको बढ़ी हुई सैलरी चाहिए, उनको बढ़े हुए वेजेस चाहिए। ठीक है, तो सबके लिए ये जो मोटिवेशन का लेवल होता है सबके लिए अलग अलग होता है। समझ में आया? इससे पहले भी हम लोग ये टॉपिक कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हर किसी का मोटिवेशन पावर, हर किसी का मोटिवेशन लेवल अलग होता है, लेकिन होता जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब हम अपना डेडिकेशन दे रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, तो हम चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन भी हमारे काम को नोटिस करे और उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ ना कुछ दे। ठीक है, और हम उस ऑर्गेनाइजेशन में बने रहें। कोशिश एम्प्लॉय की भी वही होती है और कोशिश एम्प्लॉयर की भी वही होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा आता है साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स में क्या आ जाता है, साइकोलॉजिकल पीपल परसीव द लेवल ऑफ वेजेस एज अ मेजर ऑफ सक्सेस इन लाइफ। जैसे मैंने पहले बात की कि कुछ लोगों का परसेप्शन ये होता है कि अगर मुझे बहुत अच्छे वेजेस मिल रहे हैं या बहुत अच्छी सैलरी मिलती है तो मेरा पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा टॉप है। मतलब वो सोसाइटी में अपना पोजीशन बहुत अच्छा मान करके चलते हैं। किस बेसिस पे, सैलरी और वेजेस के बेसिस पे। कई बार तुम लोग ने भी सुना होगा, कुछ लोग बड़े गुरूर से बोलते मेरी सैलरी तो इतनी है, मेरी सैलरी तो उतनी है। तो उनका रिकॉग्निशन लेवल क्या है, उनका सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या है, उनकी सैलरी और उनके वेजेस। ठीक है, दूसरे आता है सोशियोलॉजिकल फैक्टर। सोशियोलॉजिकल में क्या होता है, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। हम क्या चाहते हैं कि हमारे साथ के जो लोग हैं अगर उनको भी उतना मिल रहा है तो हमें भी उतना मिलना चाहिए। अगर हम सेम वर्क परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो अगर हमसे कोई लो लेवल पे है तो उसको सैलरी सेम नहीं मिलनी चाहिए बल्कि कम मिलनी चाहिए। ठीक है, वर्क परफॉर्मेंस के बेसिस पे ये लोग चाहते हैं विच शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटिंग, और हमारी सैलरी ऐसी होनी चाहिए, ये नहीं कि हम काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और सैलरी हमें बहुत कम मिल रही है। तो हम क्या ऑर्गेनाइजेशन के प्रति कभी भी डेडिकेटेड फील करेंगे? नहीं करेंगे। जब हमारे मन में ये फीलिंग आ जाती है कि हमें तो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है या हमें तो सैलरी कम मिल रही है, इस टाइप की थिंकिंग किसी भी एम्प्लॉय के अंदर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, या फिर डिस्टिंक्शन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर। ठीक है, जैसे अरे इसका कास्ट ये है, कभी कई बार कास्ट की बेसिस पे भी एक्सप्लॉइटेशन होते हैं। जैसे तुम सबको पता है कास्ट, अलग अलग जेंडर की बेसिस पे या बहुत चीज़ें ऐसी बेसिस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग पे हमारी समाज में एक्सप्लॉइटेशन होता है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ना हो, हमारा जो कंपनी है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन है हमें इक्वल तरीके से बिहेव करे। ठीक है, आया समझ में? और सैलरी क्या होती है, वेजेस में डिफरेंस क्या होते हैं? वेजेस तो वही होते हैं जो हमें डेली बेसिस पे मिलते हैं। ठीक है, जैसे लोअर गेट पे जो वर्कर्स होते हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं उनको हम क्या पे करते हैं, जैसे मकान बनाने वाले मजदूर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर्स काम करते हैं तो वर्कर्स को हम लोग कैसे पेमेंट करते हैं, डेली बेसिस पे काम करते हैं, डेली बेसिस पेमेंट करते हैं। ठीक है, और कभी किसी वर्कर ने अच्छा काम किया तो उनको हम एक्स्ट्रा दे देते हैं। ठीक है, तो वो उनका मोटिवेशन के तौर पे काम करता है। सैलरी क्या होती है, सैलरी हमारी हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है, फिक्स सैलरी के बेसिस पे काम चलता है। जैसे जो भी लोग प्रोफेशनल्स होते हैं उनको बेसिस कैसी होती है, सैलरी फिक्स रहती है मंथली बेस पे।
और इंसेंटिव्स उनको भी मिलते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस अगर अच्छा हो या किसी ने अच्छा काम किया है तो उनको भी हमेशा इंक्रीमेंट मिलता रहता है। तो प्लानिंग के अंदर यही सारी चीजें देखी जाती हैं कि हमें किस बेसिस पे ये सारी प्लानिंग करनी है, ठीक है। ताकि अगर मान लो हम कहीं पे अपना एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने के लिए अगर हमने कहीं पे एडवर्टीजमेंट किया तो एडवर्टीजमेंट का बेसिस क्या रहेगा, हमें ये सारी चीजें बतानी रहती है ना, ताकि हमारे यहाँ पे वही टैलेंट आए जिनके अंदर वो क्वालिफिकेशंस हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पे ही हम फिर उनको पेमेंट कर पाए, ठीक है। एक सेकेंड।